देखो, इससे पहले हम लोग एनिमल हार्मोन के बारे में प्लांट हार्मोन के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एनिमल हार्मोन्स। एनिमल हार्मोन्स में आने से पहले तो दो ग्लैंड के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया। एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड और एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले आते हैं हम एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। एंडोक्राइन जो ग्लैंड होता है ये डक्टलेस ग्लैंड होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर जितनी भी ग्लैंड आती है, इन सब से जो भी हार्मोन रिलीज होता है, ये हार्मोन सीधे एंडोक्राइन ग्लैंड से निकल कर सीधे जो है मिक्स हो जाती है ब्लड में, ठीक है। और इसमें कोई डक्ट होता नहीं है, इसीलिए एंडोक्राइन ग्लैंड से जितनी भी हार्मोन्स निकलती है वो बॉडी में कभी स्टोर नहीं होती है। इसीलिए एंडोक्राइन ग्लैंड को डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं, क्योंकि इससे निकलने वाला हार्मोन सीधा सीधी क्या होता है, ब्लड में मिक्स हो जाता है। जैसे कि देखो हम बताते हैं, ये मान लो ब्लड कैपिलरी है या ब्लड वेसल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, कि कैसे होता है। ये ब्लड कैपिलरी है, इसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है, इसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है पूरी तरह से। और तुम्हारा जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो यहाँ पर है। जस्ट सपोज कीजिए सर, ये आपका एंडोक्राइन ग्लैंड है। ये एंडोक्राइन ग्लैंड से जो भी हार्मोन्स निकलती है, ध्यान रखना, जो भी हार्मोन्स निकलता है, ये निकला और ये सीधा सीधी किसमें मिक्स हो जाता है, ब्लड में। कुछ भी निकलेगा ये ब्लड में मिक्स हो जाएगा, ठीक है। एंडोक्राइन के पास किसी तरह का कोई जो है तुम्हारा, अगर हम बात करें डक्ट का, तो कोई भी डक्ट अवेलेबल नहीं है। तो डक्ट अवेलेबल नहीं होने की वजह से यहाँ से जो भी हार्मोन्स रिलीज होता है वो हार्मोन सीधा सीधी कहाँ मिक्स हो जाता है, ब्लड में। ये जो रेड कलर का जो दिखाए हैं हम, ये रेड वाला जो है ये है ब्लड हमारा, ठीक है, और ये ब्लड वेसल्स हैं, और दीज आर द हार्मोन्स। और ये हार्मोन्स निकलने के बाद सीधा सीधी कहाँ मिक्स होता है, ब्लड में। ब्लड में मिक्स होने के बाद इन लोगों का अपना टारगेट ऑर्गन फिक्स होता है, जहाँ से निकलता है वहाँ पर काम नहीं करता है हार्मोन। ये सबसे बड़ी खासियत होती है, ध्यान रखना। हार्मोन जहाँ से निकलता है वहाँ कभी काम नहीं करेगा, हार्मोन अपना टारगेट ऑर्गन पे जाके काम करेगा। अगर उसका टारगेट ऑर्गन है आई, तो जाके आँख पे ही काम करेगा, अदरवाइज रास्ते में कहीं पर भी कोई काम नहीं करता है हार्मोन्स। तो हार्मोन्स अपना जो रास्ता ट्रैवलिंग करता है एक जगह से दूसरा जगह, तो वो थ्रू द किससे करता है, ब्लड से करता है। मान लो कि यहाँ पे टारगेट ऑर्गन है, इसको मान लो हम नाम दे दिए, दैट इज टारगेट ऑर्गन। तो टारगेट ऑर्गन और जहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड होता है उन दोनों में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो इन लोगों को यहाँ मान लो कि यहाँ एंडोक्राइन ग्लैंड है और यहाँ टारगेट ऑर्गन है, तो यहाँ से यहाँ हार्मोन को जाने के लिए कोई तो होना चाहिए। तो ये हार्मोन किसके साथ मिक्स हो जाता है, ब्लड के साथ। अब ब्लड के साथ फ्लो होते होते पहुँच जाता है अपने टारगेट ऑर्गन के पास। ये हार्मोन जो होता है सिर्फ और सिर्फ एक बार ही काम करेगा, वन टाइम। एक बार काम किया उसके बाद ये यूजलेस है, खत्म हो जाता है बॉडी में, ये स्टोर नहीं रहता है बॉडी में, ठीक है। और बॉडी के अंदर ये 1 नैनोमीटर्स निकलता है। 1 नैनोमीटर्स बहुत छोटा हो गया, मतलब एक बात करेंगे ना कि यहाँ पर अगर साइंस के लैंग्वेज में तो ट्रेस अमाउंट उसको बोलते हैं हम लोग, ट्रेस अमाउंट। ट्रेस अमाउंट का मतलब हो गया बहुत ही मिनिमम अमाउंट में निकलता है, कोई किलो 2 किलो नहीं निकलता है। या मार्केट में अवेलेबल नहीं कि आज 1 किलो हार्मोन का लंच किया जाए, ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ट्रेस अमाउंट का मतलब हो गया अब मिनिमम अमाउंट में जो क्या होता है, हार्मोन्स बॉडी से निकलता है। और मिनिमम अमाउंट हार्मोन ही बॉडी के अलग अलग फंक्शंस को जो है कंट्रोल करता है और काम करता है। ये जहाँ से निकलता है वहाँ काम नहीं करता है, अपने टारगेट ऑर्गन काम करता है। ये एक ही बार काम करेगा, उसके बाद क्या होगा, खत्म हो जाएगा। बॉडी के अंदर ये बहुत ही मिनिमम अमाउंट में क्या होता है, निकलता है, ठीक है, ध्यान रखना बात को। तो हम एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में लिखते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड है क्या, ठीक है। हम पहले एंडोक्राइन के बारे में लिखते हैं यहाँ पर कि एंडोक्राइन ग्लैंड, जो बात बताएं वही लिखेंगे कि इट इज डक्टलेस ग्लैंड that is they lack duct and they passes their secreting
secreting directly into blood directly into blood take this secretion to the target organ where they show their effect। मतलब अपने टारगेट ऑर्गन में पहुंचने के बाद ही ये क्या करता है, अपना इफेक्ट को दिखाता है। ठीक है, ध्यान रखना बात को। तो ये ब्लड वेसल से, ये ब्लड है, इंडोक्राइन से जो भी हार्मोन निकला मिक्स हुआ और टारगेट ऑर्गन पे क्या होगा, पहुंच जाएगा तुम्हारा। ठीक है, एक बात और भी लिख सकते हैं कि इंडोक्राइन ग्लैंड से जो भी चीज़ निकलता है उसे ही हार्मोन बोलते हैं हम लोग। सिक्रेशन ऑफ endocrine gland are called hormones। secretion of endocrine glands are called hormones। देखो ये तो था इंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। अब आते हैं हम लोग हॉर्मोन्स के बारे में। देखो हॉर्मोन्स को केमिकल मैसेंजर बोलते हैं। क्यों, वैसे बताते हैं। देखो ये मेरा ब्लड कैपिलरी है और ये हमारा मान लो टारगेट ऑर्गन है, T.O टारगेट ऑर्गन है, और ये ब्लड कैपिलरी है। देखना केमिकल मैसेंजर किताब में लिखा हुआ है कि हार्मोन को केमिकल मैसेंजर बोलते हैं। ये हमारा ब्लड है और इट्स एंडोक्राइन ग्लैंड। तो इससे जो हार्मोन्स निकलता है ये हार्मोन सीधा सीधी कहाँ हो जाता है, मिक्स ब्लड में। ये हम लोग पर क्या है, ये सीधा मिक्स होगा और मिक्स होने के बाद यहाँ से पहुँच जाएगा टारगेट ऑर्गन पे। यानी एक तरह से ब्लड के थ्रू क्या जा रहा है, मैसेज ही तो पहुँच रहा है। अगर ये हार्मोन्स को टारगेट ऑर्गन तक पहुँचा रहा है दैट मीन्स क्या है, मैसेज पहुँचा रहा है। ठीक है, सेल के द्वारा विद द हेल्प ऑफ ब्लड। ब्लड एक तरह से क्या है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू ही बोला जाता है उसको। तो ब्लड के थ्रू जो हार्मोन्स पहुँच रही है इसी को बोला जाता है केमिकल मैसेंजर्स। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड केमिकल मैसेंजर। एक बात और, हार्मोन्स जो होता है वो कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है, वो कोई बॉडी बिल्डिंग फूड नहीं है। ध्यान रखना बात को, ये नॉन न्यूट्रिएंट्स होता है। हार्मोन में किसी तरह का कोई एनर्जी जो है नहीं मिलता है। ध्यान रखना, किसी तरह का कोई एनर्जी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हार्मोन्स में पहला बात तो ये आ जाएगा यहाँ पर, अगर हम लिखें तो it is also called chemical messenger या केमिकल मैसेंजर, और इसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेलुलर मैसेंजर और इंटरसेलुलर मैसेंजर। ठीक, या तो इसको केमिकल मैसेंजर या तो इंटरसेलुलर मैसेंजर। रीज़न यहाँ पर हम बता दिए हैं। नंबर 2 में इसके बारे में दिया गया है कि हार्मोन्स जो होता है ये किसी भी अदर ऑर्गन्स को, अदर फंक्शंस को या तो इनिबिट करता है और या तो एक्टिवेट करता है। एक्टिवेट का मतलब उसको जो है फोर्स करना वो काम करने के लिए, और इनिबिट का मतलब होता है उस काम को रोकने के लिए फोर्स करना। दोनों काम करता है, इसको बोलते हैं हम लोग फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। ध्यान रखना बात को। ठीक है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस टू द टारगेट ऑर्गन। देखो इसका मतलब हम पहले लिख देते हैं फिर बताते हैं कि इसका मतलब क्या है। हार्मोन्स इनिबिट्स और
एक्टिवेट्स one or more physiological process one or more physiological process in the target organ. इन द टारगेट ऑर्गन। देखो जैसे एग्जांपल तुमको समझाते हैं, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को समझो कि फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होता क्या है। जैसे कि एक हार्मोन्स आता है जिसका नाम है एड्रेनालिन। देखो ये करता क्या है। वैसे एड्रेनालिन के बारे में सारा चीज़ बताएंगे कि एड्रेनालिन कहाँ पाया जाता है, क्या फंक्शन है, बट ये समझाना चाहते हैं कि हार्मोन्स किस तरह से किसी फंक्शन को एक्टिवेट करता है या इनिवेट करता है। जैसे कि एड्रेनालिन का काम होता है, ये क्या करता है कि सलाइवा के फॉर्मेशन को स्टॉप कर देता है। याद रहे, बॉडी के अंदर सलाइवा बनता है ना, जैसे कि हम लोग लार ग्रंथि बोलते हैं, जो कि ये सेलिब्री ग्लैंड से जो है जनरेट करता है, बोलने में हेल्प करता है। तो अगर एड्रेनालिन के पास इतनी ताकत है, ये स्टॉप सलाइवा, ये सलाइवा के सिक्रेशन को क्या करता है, बंद करता है, या सलाइवा के फॉर्मेशन को स्टॉप कर देता है। ठीक है, इसके बाद बॉडी से जो स्वेटनिंग होता है, पसीना जो निकलता है, वो भी किसके हेल्प से निकलता है, एड्रेनालिन की हेल्प से निकलता है। ठीक है, इट हेल्प्स टू रिलीज स्वेट। तीसरा फंक्शन और भी बता सकते हैं फिजियोलॉजिकल फंक्शन, ये हार्ट बीट को इंक्रीज कर देता है, इंक्रीज हार्ट बीट। ठीक है, तो बॉडी में दुनिया भर का फिजियोलॉजिकल फंक्शन है। ये जस्ट हम एग्जांपल दिए कि ये हार्मोन किसी फंक्शंस को एक्टिवेट भी कर सकता है और किसी फंक्शंस को जो है रोक भी सकता है। तो एक्टिवेशन और रोकने को हम लोग बोलते हैं इनिवेशन या इनिवेट्स करना, इसको बोलते हैं। ठीक है, ये हार्मोन्स का फंक्शंस है। नंबर 3 में आते हैं, हार्मोन्स आर प्रोड्यूस ट्रेस अमाउंट। ट्रेस अमाउंट का मतलब हो गया कि बहुत ही छोटा अमाउंट। ठीक है, 1 नैनोग्राम। ट्रेस अमाउंट मतलब बहुत कम, लाइक 1 नैनोग्राम। नैनोमीटर हम बोल दिए थे, गलत बोले थे, नैनोग्राम होगा, नैनोमीटर नहीं। 1 नैनोग्राम जनरेट करता है। ठीक है, चौथा इसका बारे में है कि इट इज़ नॉन न्यूट्रिशन केमिकल कंपाउंड। इट इज़ नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल कंपाउंड। इट इज़ नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल कंपाउंड मतलब इसमें ये नहीं है कि हार्मोन्स अगर बॉडी में ज़्यादा है या कम है तो हमको न्यूट्रिशन इससे मिलता है या एनर्जी मिलता है, नहीं, इससे हमको किसी तरह का कोई एनर्जी या न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। जो न्यूट्रिएंट होता है, जैसे कि न्यूट्रिशन हमको किससे मिलता है, न्यूट्रिएंट में कौन कौन आता है, कार्बोहाइड्रेट आता है ना, कार्बोहाइड्रेट है, और क्या, फैट है, प्रोटीन है, तो ये सब न्यूट्रिएंट है हुआ, प्रोटीन है। तो ये जो तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट और फैट से हमको क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट और फैट से हमको मिलता है एनर्जी, और प्रोटीन से क्या मिलता है, प्रोटीन से हमको मिलता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है बॉडी का। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये होता है। ठीक है, तो फिर से हम बता दे रहे हैं कि हार्मोन्स जो है केमिकल मैसेंजर है, लेके पहुंचता है टारगेट ऑर्गन तक। दूसरा बताया कि हार्मोन्स किसी भी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को या तो एक्टिवेट करेगा या तो इनिवेट करेगा, मतलब या तो रोकेगा या तो उसको स्टार्ट करने में हेल्प करेगा। ठीक, तीसरा बात बताया कि हार्मोन्स जो होता है बॉडी के अंदर ट्रेस अमाउंट मतलब बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होता है, लाइक 1 नैनोग्राम जनरेट करता है, इससे ज़्यादा नहीं करता है बॉडी में। चौथी बात ये होता है कि ये नॉन न्यूट्रिएंट है, मतलब किसी तरह का कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलता है इस हार्मोन से हमको। ठीक है, कोई न्यूट्रिशन अवेलेबल नहीं है। न्यूट्रिशनल कंपाउंड कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, लिपिड है, प्रोटीन है, विटामिन है, ये सब है न्यूट्रिशन हमको मिलता है। तो कार्बोहाइड्रेट फैट से क्या मिलता है, एनर्जी, लिपिड से, प्रोटीन से हमको क्या, प्रोटीन हमको क्या हेल्प करती है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। और एक बात, हार्मोन्स जो होता है वन टाइम, मतलब एक बार आप यूज़ किए उसके बाद हार्मोन्स क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा, और एक ही हार्मोन्स को बार बार आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चौथी बात, हार्मोन्स को कोई बॉडी से निकाल नहीं सकता है, क्योंकि हम स्टार्टिंग में ही बोले कि हार्मोन्स जो है इंडोक्राइन ग्लैंड से निकलता है, और इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, डकलेस होता है। इसीलिए इंडोक्राइन जैसे ही हार्मोन रिलीज होता है संग संग किसमें मिक्स हो जाता है, ब्लड में मिक्स हो जाता है। तो इसको बॉडी से निकालना मुश्किल नहीं है, और ना ही इसके बॉडी के अमाउंट, बॉडी के अंदर इसके अमाउंट को हम बढ़ा भी पाएंगे। बॉडी में कितना रिलीज होगा कितना नहीं रिलीज होगा ये तुमको आगे अभी पता चलेगा कि कैसे रिलीज होता है। तो फिलहाल के लिए हार्मोन का कैरेक्टर है, पहले इसको नोट करो। देखो अगला, देखो
अगला टॉपिक को समझो। अब बात आता है कि इंडोक्राइन ग्लैंड्स में क्या क्या आता है। ठीक है, इंडोक्राइन ग्लैंड में बहुत सारा ग्लैंड आता होगा। तो देखो इंडोक्राइन ग्लैंड में किस किस ग्लैंड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें से कुछ हमारे सिलेबस में है, कुछ नहीं है। ठीक है, इंडोक्राइन ग्लैंड, इसमें सबसे पहला जो आता है उसका नाम है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो ब्रेन का एक पार्ट है। ठीक है, नंबर 2 में आता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, और यही सबसे मेन ग्लैंड है, याद रखना। नंबर 3 में आता है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड। नंबर 4 में आता है थियामस ग्लैंड। थियामस ग्लैंड। नंबर 5 में आता है पिनियल ग्लैंड। पिनियल ग्लैंड। नंबर 6 में आता है टेस्टिस। नंबर 7 में आएगा दैट इज ओवेरी। नंबर 8 में आएगा एड्रिनल ग्लैंड। नंबर 9 में आएगा पैंक्रियास। ठीक है, तो ये 9 इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। अब क्लास 10 के सिलेबस में क्या है, सो देखो क्लास 10 के सिलेबस में हाइपोथैलेमस के बारे में तो पढ़ना ही होगा। क्लास 10 में भले ही नहीं दिया लेकिन पढ़ना होगा। पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, टेस्टिस है, ओवेरी है, एड्रिनल ग्लैंड है, पैंक्रियास है। यानी थियामस ग्लैंड और पिनियल ग्लैंड ये दोनों सर आपके सिलेबस में नहीं है। वैसे तुम्हारे नॉलेज के लिए बता दें कि पिनियल ग्लैंड जो होता है ये थर्ड आई बोला जाता है इसको। ठीक है, इसको थर्ड आई हम लोग के बॉडी में बोला जाता है। तुम कभी कभार देखना, अगर तुम्हारे पापा को जो है डेली सुबह में 5 बजे सो के उठने का आदत है, तो या तुमको मान लो डेली सुबह 8 बजे उठने का आदत है, तो भले ही तुम रात में कितना भी देर से सोया हो, ठीक 8 जब सुबह बजेगा तो 2 मिनट के लिए आँख जरूर खुल जाएगा। उसके बाद अलग बात है तुम्हारे बॉडी के अंदर कोरियापंथी ज़्यादा रहता है तो सो जाता है, वो अलग बात है। बट ये जो पिनियल ग्लैंड है वो तुम्हारा डेली किया हुआ काम को ठीक याद दिलाता है। जैसे मान लो कि डेली तुम 6 बजे जो है कोचिंग पहुंचता है, तो ठीक जब जिस दिन छुट्टी भी रहेगा उस दिन भी 6 बजेगा, तो माइंड में पहले बात क्लिक करेगा कोचिंग नहीं गया, लेकिन फिर बाद में याद आएगा वो आज तो मंगलवार है, आज तो छुट्टी है, या आज बुधवार है, आज ये है, आज घर में पार्टी है, फंक्शन है। लेकिन 6 बजे बाद ठीक याद आएगा कि शाम में 6 बजे हम लोग का तो क्लास रहता है। ठीक है, तो पिनियल ग्लैंड वो है, थियामस ग्लैंड है। तो ये दो ग्लैंड हमारे सिलेबस में नहीं है, बट बाकी सारा ग्लैंड हमारे सिलेबस में। हाइपोथैलेमस भी है, हालांकि क्लास 10 में नहीं है, बट हाइपोथैलेमस को जानना तुम लोग के लिए जरूरी है, तब जाके बाकी सब ग्लैंड के बारे में तुम जान पाएगा प्रॉपर्ली। तो इसको नोट डाउन करें। पहला ग्लैंड आते हैं हाइपोथैलेमस। ये है हाइपोथैलेमस। ठीक है, ध्यान से सुनना, डायग्रामेटिक बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसमें होता है न्यूक्लियाई, इसमें न्यूक्लियाई होता है। ठीक है, और ये न्यूक्लियाई से एक्सॉन निकला हुआ रहता है, बहुत सारा एक्सॉन इसे निकला हुआ रहता है। ठीक है, हम नेमिंग करते चलेंगे। इट इज कॉल्ड न्यूक्लियाई, इट इज कॉल्ड एक्सॉन। ठीक है, एक्सॉन का जो कनेक्शन होता है वो ब्लड कैपिलरी से होता है। ठीक है,
ग्रीन वाला जो है उसको बोलते हैं ब्लड कैपिलरी, ठीक है, ब्लड कैपिलरी। नहीं तो इसको ब्लड कैपिलरी ना बोल के तुम इस ग्रीन वाला को बोलो ब्लड कैपिलरी, और ये जो लाइन है इसको हम लोग वेन बोल सकते हैं, दिस इज कॉल्ड वेन, ठीक है। इसमें ब्लड भरा हुआ रहता है, और ब्लड के साथ ही इसी में हार्मोन्स भी भरा हुआ रहता है। ये हार्मोन्स इसी के द्वारा नीचे उतरता है, क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड से जब हार्मोन निकलता है तो मिक्स होता है। और ये जो पार्ट दिख रहा है यहीं पर हार्मोन्स आ जाता है, ठीक है। और ये कौन सा पार्ट है? ये है सर एंटीरियर पिट्यूटरी, इसको हम लोग बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ये एंटीरियर पिट्यूटरी है और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, दो ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं जो ग्रीन कलर का ये वेन है, और ये छोटा छोटा यहाँ पे निकला हुआ है इसको बोलते हैं हम लोग ब्लड कैपिलरी। ये है एक्सॉन और ये है न्यूक्लियाई। अब बात है कि न्यूक्लिया किस चीज़ से बना होता है, तो न्यूक्लियाई याद रखना, ये जो हाइपोथैलेमस के अंदर जो न्यूक्लियाई हम मेंशन किए हैं, इस न्यूक्लियाई के अंदर जो है डेंड्राइट और सेल बॉडी रहता है। ध्यान रहे, देखो वन न्यूक्लियाई यहाँ लिख देते हैं, वन न्यूक्लियाई कंटेन 100 न्यूरॉन्स। एक न्यूक्लियाई के अंदर लगभग 100 न्यूरॉन्स होता है, और उस न्यूरॉन्स का जो पार्ट होता है, जैसे कि एक होता है एक्सॉन, डेंड्राइट और सेल बॉडी, तो इसके अंदर होता है तुम्हारा सेल बॉडी और तुम्हारा जो है डेंड्राइट, और ये नीचे में जो है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सॉन। तो वन न्यूक्लियाई कंटेन 100 न्यूरॉन्स, 100 न्यूरॉन्स। और इस न्यूरॉन्स में क्या क्या रहता है इसके अंदर में, तो याद रखना डेंड्राइट होता है और दैट इज सेल बॉडी होता है, ठीक है। जब न्यूरॉन पढ़ाएंगे तो वहाँ बता देंगे कि डेंड्राइट और सेल बॉडी कहाँ होता है। बस इतना याद रखना कि हाइपोथैलेमस के अंदर न्यूक्लियाई अवेलेबल होता है, न्यूक्लियाई के अंदर क्या रहता है 100 न्यूरॉन्स, और वो न्यूरॉन्स का कौन सा पार्ट रहता है, डेंड्राइट और सेल बॉडी। एक्सॉन जो होता है नीचे निकला हुआ रहता है, इसी से क्या होता है तुम्हारा कनेक्टेड होता है कौन, ब्लड कैपिलरी, और इसी के द्वारा जो है हार्मोन्स यहाँ से रिलीज होता है, और ये वेन के द्वारा रिलीज होते होते कहाँ पे आता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। दीज आर द हार्मोन्स, ध्यान दे। ये जो है ये क्या है मेरा, हार्मोन्स है, ठीक है, ये हार्मोन्स है हमारा। तब यहाँ पे हम नोट के रूप में लिखते चलते हैं पॉइंट्स कुछ, कि इस हाइपोथैलेमस में हम क्या क्या लिखे हैं, हम पॉइंट वाइज यहाँ मेंशन कर दे रहे हैं, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट्स, hypothalamus is the part of the body, ठीक है, सॉरी पार्ट ऑफ आवर ब्रेन लिखो तो अच्छा रहेगा। नंबर 2, ये दोनों काम करता है, इट इज बोथ न्यूरल एंड इंडोक्राइन रोल्स, दोनों काम करते हैं। इंडोक्राइन मतलब हार्मोन से रिलेटेड, और न्यूरो मतलब न्यूरॉन से रिलेटेड, दोनों काम जो है ये अकेले हाइपोथैलेमस मेंटेन करता है, ठीक है।
अब हाइपोथैलेमस कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, तो याद रखना, देखो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे कि हाइपोथैलेमस रिलीज टू हार्मोन्स। एक का नाम होता है रिलीजिंग हार्मोन, एक का नाम है रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, रिलीजिंग हार्मोन, और दूसरा का नाम है इनिबिटरी हार्मोन। इनिबिटरी हार्मोन, यही दो हार्मोन जो है हाइपोथैलेमस रिलीज करता है। एक हार्मोन का नाम क्या है, रिलीजिंग हार्मोन, और एक हार्मोन का नाम क्या है, इनिबिटरी हार्मोन्स नाम है, ठीक है। अगला, देखो लिख सकते हैं कि दीज हार्मोन आर फॉर्म्ड बाय न्यूक्लियाई ऑफ हाइपोथैलेमस, न्यूक्लियाई ऑफ these hormones are formed by nuclei of hypothalamus and release into blood इसका मतलब समझ ही गए होंगे कि हाइपोथैलेमस के न्यूक्लियाई से हार्मोन फॉर्म करता है, और फॉर्म करने के बाद जो है ये यहाँ से हार्मोन रिलीज करता है, कहाँ रिलीज करता है, कहाँ, ब्लड में। और ब्लड के थ्रू ये कहाँ आ जाता है, ब्लड के थ्रू आ जाता है ये एंडोक्राइन ग्लैंड में, ये आ जाता है यहाँ पे, ठीक है, हार्मोन्स। अगला पॉइंट लिख सकते हैं कि ये रिलीजिंग और इनिबिटरी हार्मोन, दोनों का दोनों हार्मोन कहाँ आता है, एंटीरियर पिट्यूटरी में। तो यहाँ लिख सकते हैं कि रिलीजिंग एंड इनिबिटरी हार्मोन, रिलीजिंग एंड इनिबिटरी हार्मोन रीच एंटीरियर पिट्यूटरी, रीच एंटीरियर पिट्यूटरी। यहाँ से हार्मोन निकल के कहाँ स्टोर होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी में, ठीक है। तो ये कुछ हाइपोथैलेमस का पार्ट है जो आप लोग मेंशन लिखें। इसके बाद हम लोग आते हैं कि हाँ रिलीजिंग हार्मोन का क्या काम है, इनिबिटरी हार्मोन का क्या काम है, वो बताते हैं। पहले इसको नोट करें। अब इतना बात तो समझ में आया कि ये हाइपोथैलेमस से दो हार्मोन निकलता है, रिलीजिंग हार्मोन और इनिबिटरी हार्मोन। अब बात यहाँ पे ये है कि ये रिलीजिंग हार्मोन और इनिबिटरी हार्मोन का काम क्या है भाई, कुछ तो काम होता होगा, तब ना हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। तो देख क्या करता है, दिखाते हैं रिलीजिंग हार्मोन का काम क्या है। देखो रिलीजिंग हार्मोन, देखना ध्यान से, बॉडी के अंदर कौन सा हार्मोन कैसे रिलीज होता है सो बताते हैं। पहले उससे पहले एक बात बता देते हैं, एक टर्म आएगा सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है तुम्हारा बनाना, कोई भी चीज़ को जो है हम लोग बनाते हैं तो इसको बोलते हैं बनाना, सिंथेसिस का मतलब, ठीक है। और एक होता है सिक्रीट, इसका मतलब होता है रिलीज कर देना, बन गया अब जाने के लिए छोड़ देंगे, तो उसको बोलते हैं हम लोग सिक्रीट, ठीक है। अब होता क्या बॉडी में, कोई भी हार्मोन रिलीज होने के पहले, देखो सबसे पहले क्या होता है, हाइपोथैलेमस को लेते हैं, देखना ध्यान से, ये लिए हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस अलग अलग हार्मोन रिलीज करता है। हाइपोथैलेमस मान लो फर्स्ट में रिलीज किया पहला हार्मोन, क्या रिलीज किया भाई, GHRH, हम सबका नाम लिखते चलेंगे। इसका नाम होता है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। हाइपोथैलेमस सबसे पहले क्या करता है, इसको बनाता है, सिंथेसिस करता है, सिंथेसिस प्लस सिक्रेट। सबसे पहले बनाया और बनाने के बाद क्या रिलीज किया, GHRH, ठीक है। अब ये GHRH क्या करेगा, ये आके धक्का देगा या इफेक्ट करेगा या स्टिमुलेट करेगा, ठीक है, किसको, ये स्टिमुलेट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी को, एंटीरियर पिट्यूटरी,
एंटीरियर पिट्यूटरी को क्या करेगा, एक्टिवेट या स्टिमुलेट। स्टिमुलेट का मतलब होता है एक्टिवेट करना। क्या एक्टिवेट करेगा कि भाई हार्मोन रिलीज कर, तब जाके ये अपने बॉडी से रिलीज करेगा, सिक्रीट करेगा। कौन सा हार्मोन, जीएच हार्मोन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रोथ हार्मोन। इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन। ध्यान दें, यानी बॉडी के अंदर, याद रखना, बॉडी के अंदर तब तक ग्रोथ हार्मोन रिलीज नहीं होगा जब तक हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन ना निकले, जीएचआरएच। हाइपोथैलेमस पहले सिक्रीट क्या करेगा, जीएचआरएच। ये जीएचआरएच एक्टिवेट किसको करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी को, तब जाके बॉडी से क्या निकलेगा, ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, किताब में तो बोल दिया डायरेक्ट कि ग्रोथ हार्मोन निकलता है, गलत। डायरेक्ट कोई हार्मोन नहीं निकलता है। कोई आदमी जो है नाटा रह जाता है, कोई आदमी लंबा हो जाता है। रीजन क्या है, हाइपोथैलेमस से जीएचआरएच जिसका ज्यादा निकला, उसका जीएच हार्मोन क्या होगा, ज्यादा निकलेगा, है ना। और जिसके हाइपोथैलेमस में जीएचआरएच कम निकला, उसका जीएच भी क्या होगा, कम निकलेगा। अब जिसके बॉडी से जीएचआरएच ज्यादा निकला, ग्रोथ हार्मोन ज्यादा रिलीज होगा, वो आदमी क्या होगा, लंबा ज्यादा होगा। अब जिसके हाइपोथैलेमस से जीएचआरएच हार्मोन मतलब ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, अगर ये कम निकला तो ग्रोथ हार्मोन क्या होगा, कम निकलेगा। ग्रोथ हार्मोन कम निकलेगा तो वो नाटा होगा। नाटा लोग तो ऐसे ही बेकार लगता है देखने में, ठीक है, मार्केट में। तो उसके ग्रोथ हार्मोन में दिक्कत नहीं है, उसके किस हार्मोन में दिक्कत है, उसके हाइपोथैलेमस में दिक्कत है कि हाइपोथैलेमस से जीएचआरएच हार्मोन क्या है, कम निकला है। ठीक है, ऐसे हम अगला एग्जांपल लेते हैं, वो देखो रिलीजिंग हार्मोन का ये अगला एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, देखो अगला जो है, मान लो कि हाइपोथैलेमस है। ठीक है, ये है हाइपोथैलेमस। अभी हाइपोथैलेमस सबसे पहले काम क्या करेगा, अभी यही बताए थे, हाइपोथैलेमस काम करेगा सिंथेसिस प्लस सिक्रीट। तब मान लो कि रिलीज किया वो जीएनआरएच। जीएनआरएच इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये निकला। अब जब ये जीएचआरएच निकला, जीएनआरएच, अब ये जाके किसको स्टिमुलेट करेगा, स्टिमुलेट मतलब ये तो किसी न किसी को धक्का मारेगा। ये सीधा सीधा धक्का किसको मारेगा पता है, एंटीरियर पिट्यूटरी को। एंटीरियर पिट्यूटरी को क्या करेगा, ये स्टिमुलेट करेगा। स्टिमुलेट मतलब एक्टिवेट करेगा, और तब जाके एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगा, सिंथेसिस एंड सिक्रीट। सिंथेसिस प्लस सिक्रीट बनाएगा, फिर रिलीज करेगा। कौन कौन सा हार्मोन, तो 2 हार्मोन रिलीज करेगा ये। देखो ध्यान से, एक हार्मोन का नाम होता है LH और एक का नाम होता है FSH। LH का फुल फॉर्म होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, और FSH का नाम होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी बॉडी के अंदर LH और FSH कब निकलेगा, जब हाइपोथैलेमस से क्या आएगा, जीएनआरएच। जीएनआरएच निकला, ये किसको धक्का मारेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी को। और ये आके किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी को जब धक्का मारेगा मतलब स्टिमुलेट करेगा, एक्टिवेट करेगा, तब जाके बॉडी से क्या निकलेगा, LH और FSH। यानी ये हार्मोन कब नहीं निकलेगा, जब जीएनआरएच हाइपोथैलेमस से निकलना बंद कर देगा। अगर जीएनआरएच हाइपोथैलेमस से निकलना बंद कर दिया तो बॉडी में LH हार्मोन और FSH का भी निकलना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। यानी कोई भी हार्मोन बॉडी से निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ये किस बात पर डिपेंड करता है, ये हाइपोथैलेमस पे डिपेंड करता है। हाइपोथैलेमस अगर रिलीजिंग हार्मोन निकाला तो भाई बॉडी से रिलीज होगा, और अगर बॉडी से निकला इनिबिटरी हार्मोन तो हार्मोन वो रिलीज नहीं होगा। देखो इनिबिटरी का एग्जांपल उठाते हैं, इनिबिटरी का एग्जांपल देखो। ठीक है, देखो मान लो हाइपोथैलेमस से हार्मोन निकला, ले ली, यहाँ पर क्या होगा, सिंथेसिस प्लस सिक्रीट। क्या निकला, ये निकाला GHIH। GHIH इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है ग्रोथ हार्मोन इनिबिटरी हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन
इनहिबिटरी हार्मोन। जब बॉडी में ये निकलना स्टार्ट हो जाएगा, इसका मतलब है बॉडी में अब ग्रोथ हार्मोन नहीं निकलेगा। इनहिबिट का मतलब क्या होता है? रोकना। इनहिबिट का मतलब होता है रोकना, ठीक है। तब अब क्या होगा, जब GHIH निकलेगा तो भाई सीधा सीधी जाके किसको इफेक्ट करेगा? ये स्टिमुलेट करेगा, स्टिमुलेट किसको? एंटीरियर पिट्यूटरी को, एंटीरियर पिट्यूटरी। और फिर इस एंटीरियर पिट्यूटरी में ये सिंथेसिस, ये क्या करेगा? बॉडी में स्टॉप, मतलब रोक देगा, स्टॉप सिंथेसिस ऑफ सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ये है कहानी, कोई भी बॉडी में हार्मोन्स निकलने का कहानी ये है। अगर रिलीजिंग निकला तो बॉडी से हार्मोन निकलेगा, और अगर इनहिबिटरी हार्मोन निकला तो बॉडी से हार्मोन फिर नहीं निकलेगा। इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया? इनहिबिटरी हार्मोन। इससे पहले जो करवाया वो क्या था? रिलीजिंग हार्मोन। तो कोई भी हार्मोन जब निकलता है तो सबसे पहले हाइपोथैलेमस से उससे रिलेटेड रिलीजिंग हार्मोन निकलता है, और फिर आके पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है? एक्टिव होता है, और तब हार्मोन को रिलीज करता है। पिट्यूटरी का कौन सा ग्लैंड एक्टिव होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी एक्टिव होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी नहीं, क्योंकि पिट्यूटरी का 2 पार्ट होता है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। तो एंटीरियर में आके ये स्टिमुलेट करता है, तब जाके जो है कोई हार्मोन्स निकलना स्टार्ट होता है। ध्यान रखना बात को, ठीक है। अदरवाइज वो हार्मोन नहीं निकल सकता हमारे बॉडी से। तो आज फिलहाल हम लोग इतना तक रखेंगे। अगले क्लास में हम लोग ईच एंड पिट्यूटरी ग्लैंड में आएंगे, और पिट्यूटरी ग्लैंड में जितना भी हार्मोन्स हैं सबका लोकेशंस के बारे में, ज़्यादा होने से कौन सा प्रॉब्लम होगा, कम होने से क्या प्रॉब्लम हो सकता है, या क्या क्या फंक्शंस है उन लोगों का, सबका इस तरह से चार्ट बना के हम लोग पढ़ेंगे। ये इसलिए बताया इसका जो है कॉन्सेप्ट, ताकि ये माइंड में रहे कि बॉडी से डायरेक्ट हार्मोन नहीं निकलता है। बॉडी में कोई भी हार्मोन को निकलने के लिए जो है हाइपोथैलेमस का यूज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है।